हिंदुस्तान में चुर्क सीमेंट फैक्ट्री का अपना एक बहुत ही स्वर्णिम इतिहास रहा है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शाह फैसल। आज हम पहुंचे हैं चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के पहले के एम्प्लॉयज़ रहे हैं। आज इसी कहानी को हम आगे बढ़ाते हुए चुर्क सीमेंट फैक्ट्री जो कभी थी के पूर्व एम्प्लॉय मंसूर अहमद ज़ैदी के घर पहुंचे हैं, जो हमारे साथ में मौजूद हैं इस वक्त। उनका हमारे चैनल पे आने के लिए, मंसूर अहमद ज़ैदी साहब, आपका हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, शुक्रिया। कैसे चुर्क सीमेंट फैक्ट्री एग्जिस्टेंस में आई, हम शुरुआत से बात करेंगे। हमारे दर्शकों को बताइएगा। ये यहाँ रहन डैम एक बनने को था, जिसके लिए सीमेंट की बहुत बड़ी ज़रूरत थी। उसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी बुनियाद रखी और उसी डैम के लिए ये सीमेंट फैक्ट्री बनाई गई थी। उसके बाद फिर बहुत सारे एम्प्लॉइज़ को इसमें रोज़ी रोटी, उनकी तरक्कियाँ हुई, उनके बच्चों की जीविका चली, उनके बच्चे यहीं से खुशहाल हुए और आगे बढ़े। अच्छा, आपको इस फैक्ट्री के बारे में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली थी? हम शुरू में हमारे एक बुजुर्ग थे, विश्वनाथ कपूर, वो यहाँ आए थे और उन्होंने इसके बारे में हमको बताया। वो कांग्रेस के फैज़ाबाद के प्रेसिडेंट थे, पार्टी प्रेसिडेंट थे। कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट। तो उनके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे एक सीमेंट फैक्ट्री बन के तैयार हो रही है उसमें। तो फिर आपने आप जब यहाँ आए तो आपकी एजुकेशन क्या थी और किस तरह से फिर आपने अपना यहाँ पे फैक्ट्री में मतलब अप्लाई किया? उस वक्त मेरी एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी। मैं इंटरमीडिएट के बाद यहाँ आया था और फिर बाद में मैंने यहीं से एमए किया। तो पहले तो जैसे कहा जाता है कि अगर पहले के ज़माने में अगर क्लास 8 भी पास हो जाते थे तो ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के नौकरी दी जाती थी, और फिर आप तो इंटर थे, तो इस चीज़ पे ज़रा बताएं। हमारे दौर में इस कदर खूबसूरत युग था हमारा कि जो बच्चे हाई स्कूल फर्स्ट डिवीज़न पास करते थे, यानी 60% नंबर से, उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट में पोस्ट ऑफिस या रेलवे में नौकरी रिजर्व हुआ करती थी। और नौकरियां इतनी थी कि कोई आदमी बेकार नहीं रहता था। मैं बहुत ब्रिलियंट स्कॉलर नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी 4-5 नौकरियां मैंने की और छोड़ी। अच्छा, जब आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए थे अप्लाई करने के, तो उस वक्त आप मतलब बिल्कुल अकेले? सोहनलाल टंडन उस वक्त पर्सनल अफसर थे और उन्हीं के वक्त में मैं आया था। मेरा इंटरव्यू हुआ और एक यहाँ वो अप्रेंटिसशिप स्कीम थी जो गवर्नमेंट 2 साल ट्रेनिंग देती थी। अगर उसके पास जगह होती थी तो यहीं फैक्ट्री में ऑब्जर्व कर लेती थी, और नहीं तो फिर वो एक बांड भरा लेते थे कि अगर वो जगह देंगे तो आप 5 साल तक यहाँ नौकरी कराएंगे। अपने फैमिलीज के बारे में बताएं। मैं सन 62 में यहाँ आया था और 61 में गालिबन आया था, और 63 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ एज ए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। और वो इतना खुशगवार दौर था उस वक्त का कि आपस में बेपनाह लोगों में मोहब्बत, भाईचारा, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक रहना, ये यहाँ की ख़ास बात थी। मैं हिंदुस्तान के बहुत जगहों पे घूमा हूँ, लेकिन जो मोहब्बत मुझे चुर्क में मिली वो कहीं भी नहीं मुझे मिली। अच्छा, आप अपने फिर आपके जैसे जब आप आए थे तो मैरिड थे आप उस टाइम या फिर अनमैरिड थे? मैरिड थे। तो शादी आपकी हो चुकी थी। फिर उसके बाद से जब आप यहाँ पे अपॉइंट हुए, फिर फैमिली आपकी कितने दिन बाद आई? जैसे मैं सर्विस में 9 जनवरी 63 को मेरा अपॉइंटमेंट हुआ और मैं फ़ौरन अपनी वाइफ को, एक बच्चा मेरे पास था, उसको लेके यहाँ चला आया। उससे पहले आप के बारे में जैसे बताएं, जब अपॉइंटमेंट से पहले फिर आप कहाँ बिजी थे? मैं यहाँ आने से पहले सीजनल कलेक्शन अमीन था, और उस वक्त
वही लगान वगैरह की वसूली में मेरा काम रहता था और 2 चपरासी दिए जाते थे जो काश्तकारों को बुला के लगान वसूलवाते थे। वो भी तो अपने आप में बहुत ही काफ़ी अच्छी एक ओहदे वाली जॉब थी जिसमें काफ़ी अच्छी अर्निंग हो रही थी। फिर वो अच्छी खासी अर्निंग उस ज़माने में भी एक अच्छी खासी पोजीशन होने के बाद से भी वहाँ से छोड़ के फिर से फैक्ट्री के लिए मतलब मूव किया और आए यहाँ पे, फिर आगे की सारी लाइफ यहीं पे रह गए। तो कुछ डिफरेंस समझ में आया था क्या कि आना जो है कि बेहतर था? असमें हकीकत यह है कि मेरे बाप वहाँ टांडा तहसील के एमएलए थे और ईमानदार लोगों में उनका शुमार होता था। वो कोई ऐसी नौकरी नहीं पसंद करते थे जहाँ रिश्वत की गुंजाइश हो। और जब मैं अमीन हुआ तो वो खुश नहीं हुए इस बात से और वो चाहते थे कि मैं ऐसी नौकरी करूं जिसमें मेहनत करूं और मेहनत से पैसा कमाऊं और ईमानदारी का पैसा हो। तो इसलिए मुझे उस नौकरी को छोड़कर टेक्निकल लाइन में ज्वाइन करनी पड़ी। तो जो एम्प्लॉइज थे वो बहुत मेहनती ईमानदार हुआ करते थे, अपनी ड्यूटी की पूर्ण रूप से पालन करते थे, किसी तरह की काम चोरी नहीं करते थे। ये खूबियां लोगों में थीं। वक्त पे ड्यूटी आते थे, वक्त पे छुट्टी करते थे और हरामखोरी बहुत गलत समझते थे लोग। अच्छा, ये पॉलिटिक्स फिर कहाँ से फिर स्टार्ट हो गई? मतलब फिर एक यूनियन जैसे यूनियनबाजी होना, फिर उसके बाद से सब कोई बहुत अच्छा चल रहा था, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, मेहनती थे, लोग काम में दिल लगाते थे। फिर उसके बाद से ये राजनीति कहाँ से हुई और फैक्ट्री क्यों बंद होने की पोजीशन पे आ गई? कहाँ कमी रह गई थी? तो ऐसा हुआ कि लोग जब यहाँ आए तो मेहनत वो तो करते ही थे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उनको अपने हक की जानकारी नहीं होती थी। लोगों को ये जानकारी देना ज़रूरी था कि ये तुम्हारे हुकूक हैं और ये तुम्हारे फ़राइज़ हैं। फैक्ट्री के लिए तुम्हें क्या करना है और उसके बदले में तुम्हें क्या मिलना चाहिए हक। तो इसी आगाह करने के लिए यूनियनों की ईजाद हुई और तब यूनियनें बनी यहाँ वर्करों को समझाने बुझाने के लिए कि ये तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं और ये चीज़ें तुमको मिलनी चाहिए। उस वक्त महंगाई तो बहुत ज़्यादा नहीं थी। बड़े बाबू को तनख्वाह मिलती थी 100 रुपया, छोटे बाबू को मिलती थी 90 रुपया और सबका काम उसी में खुशहाली से चलता था और सब अपने बाल बच्चों की उसी में परवरिश करते थे, ईमानदारी की ज़िंदगी जीते थे। धीरे धीरे हालात बदले और कुछ से कुछ हो गए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियोस आप तक बराबर पहुंचती रहें।